हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएएस पीसीएस केंद्र। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पॉलिटी के अंतर्गत मौलिक अधिकार की बात करने वाले हैं। मौलिक अधिकार की आधी बातें हमने पिछले वीडियो में कर ली है। इस वीडियो में बाकी बातें हो जाएंगी। पिछले वीडियोज को अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर उन वीडियोज को भी जरूर देख सकते हैं। और रही बात रेगुलर पीडीएफ की, तो रेगुलर पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, आप जाकर उस चैनल का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। इस नोट्स की खास बात यह है कि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सिलेबस में जो भी चीज़ें हैं उन चीज़ों को काफ़ी सिंपल और सिस्टमेटिक ढंग से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है, जिससे कि चीज़ों को पढ़ने में आपको काफ़ी आसानी भी होगी और समझने में भी काफ़ी आसानी होगी। और रेगुलर वीडियोज को देख रहे हैं तो कॉन्सेप्ट तो क्लियर होते ही जा रहा होगा, तो इसलिए कम टाइम में क्वालिटी रिवीजन के लिए ये नोट्स आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। मौलिक अधिकार से संबंधित मुख्य रूप से सारी बातें तो हो ही चुकी हैं। इसमें हम बात कर लेंगे, रीट के बारे में बात कर लेंगे, अनुच्छेद 21 को थोड़ा सा डिटेल्स में देख लेंगे, अनुच्छेद 21, ठीक है। और उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के रीट में क्या डिफरेंस है, ये सारी चीज़ें देख लेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, जो भी चीज़ें हम देखने वाले इंपॉर्टेंट है, और पहले भी जो चीज़ें हमने देखी है सब इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर अनुच्छेद 15(4) की बात की जाए, अनुच्छेद 15 क्लॉज 4 की। देखिए अनुच्छेद 15 के बारे में मैंने बताया था ना कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक। तो अनुच्छेद 15 के कुछ क्लॉज हैं, इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है, इन पर भी आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। अनुच्छेद 15(4) की बात की जाए तो इसमें बात की गई है सामाजिक दृष्टि से या फिर शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए वर्ग हैं या फिर अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, SC ST है, ठीक है ना, उनकी उन्नति के लिए राज्य द्वारा विशेष उपबंध किया जाएगा, ठीक है, जैसे आरक्षण वगैरह देना, ठीक। तो ये सारी बातें हैं, आप ये ध्यान रखिएगा। 15(4) में ये बातें की गई है, सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए। 15(5) में बात की गई है कि शैक्षणिक संस्थान जो है ना, जो भी इंस्टीट्यूशन है, स्कूल कॉलेज है, शैक्षणिक संस्थान की बात की जाए, वो सरकारी हो या फिर गैर सरकारी हो, उसमें नामांकन होता है। तो नामांकन है तो पिछड़े वर्ग को, अनुसूचित जाति को और जनजाति, मतलब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सबके लिए आरक्षण की सुविधा का प्रावधान किया गया है 15(4), अनुच्छेद 15(4) के अंतर्गत, ठीक है। किसमें, यहां पर ध्यान दीजिएगा, शैक्षणिक संस्थान में, शैक्षणिक संस्थान, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है, सरकारी हो या फिर गैर सरकारी हो, उसमें नामांकन है तो एडमिशन लेते हैं तो पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है, ठीक। दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पर देखिए सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों की उन्नति के लिए, तो इसमें सरकारी नौकरी में भी आरक्षण की बात आ जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बात की जाए तो ये खाली शैक्षणिक संस्थान के लिए 15(5) में बात की गई है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है, देख लीजिएगा। फिर 15(5) और 16(4), इसमें क्या बात की गई है, ओबीसी की, खाली ओबीसी की बात की गई है। ओबीसी अर्थात अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए राज्य की सेवाओं में, सरकारी नौकरियों में, राज्य की सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया है 15(4) और 16(4) में, दोनों अनुच्छेद ध्यान में रखिएगा। और अनुच्छेद 15(6) और 16(6) की बात की जाए तो ये लेटेस्ट अमेंडमेंट जो हुआ था, ये ऐड किया गया था, लेटेस्ट 103वां संविधान संशोधन जब हुआ था ना, 103वां संविधान संशोधन, ठीक, 2019 में, इसके तहत ऐड किया गया था EWS, आर्थिक रूप से जो दुर्बल वर्ग हैं उनके लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था 10%, आर्थिक रूप से दुर्बल अर्थात EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, EWS, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, अनुच्छेद 21 की बात की जाए तो अनुच्छेद 21 में हमने देखा है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है, प्राण एवं दैहिक अर्थात पर्सनल लिबर्टी की बात की गई है। तो इसी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत और भी बहुत सारे अधिकार हैं, जिसमें जो प्रमुख अधिकार हैं उनको मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है। इसके अलावा भी बहुत सारे अधिकार हैं, बहुत सारे वाद के बाद, मतलब सुप्रीम कोर्ट के, न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद बहुत सारे अधिकार और ऐड किए गए हैं अनुच्छेद 21 के तहत, जैसे जीवन साथी चुनने का अधिकार, निजता का अधिकार, ठीक है ना, राइट टू प्राइवेसी, विदेश जाने का अधिकार, एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता देने का अधिकार, प्रदूषण मुक्त जल और वायु का अधिकार, ठीक है, महिलाओं का शालीनता तथा गरिमा से जीने का अधिकार, एकांतता का अधिकार, अगर कोई एकांत में रहना चाहता है तो उसको एकांतता का अधिकार दिया जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जीवन जीने का अधिकार के अंतर्गत ये सारी चीज़ें ऐड की गई हैं। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आएंगी, ठीक। जैसे एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार, मतलब किसी को एकांत कारावास में नहीं रखा जा सकता, इसके विरुद्ध भी अधिकार दिया गया है, अगर एकांत कारावास कोई नहीं चाहता है तो। स्वास्थ्य का अधिकार आदि बहुत सारे, मतलब जो इंपॉर्टेंट बातें हैं ना उनको मैंने यहाँ पर लिखा है। देखिए
और बहुत सारे वाद के बाद ये सारी बातें ऐड की गई हैं। देखिए, अनुच्छेद 21 से संबंधित कुछ प्रमुख वाद हैं, उनको देख लेते हैं। बहुत सारे वाद हैं, लेकिन जो प्रमुख हैं उनको देख लेते हैं। जैसे ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्यवाद 1950। ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्यवाद 1950 में क्या बोला गया? इसमें बस जीवन का अर्थ क्या माना गया? जीवन का अर्थ केवल जीवित रहने तक सीमित रखा गया। इसके दायरा को काफ़ी सीमित रखा गया। जीवन के अर्थ को, जीवन जीने का अधिकार को काफ़ी सीमित रखा गया। इसके दायरा को काफ़ी सीमित रखा गया। लेकिन बाद में मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद 1978 में क्या बताया गया कि जीवन का अर्थ केवल जीवित रहने तक नहीं बल्कि मानवीय गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार माना गया। ठीक है, जीवन का अर्थ क्या है? मानवीय गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं है कि कोई बस जिंदा है, उसके मान लो उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, प्रदूषण में रह रहा है, घुट घुट के जी रहा है, तो वो जीवन जीना नहीं हुआ। इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो चलो भाई जिंदा तो है ना, लेकिन ऐसा नहीं, केवल जिंदा नहीं है, उसको गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। कहने का मतलब उसको शुद्ध जल मिले, प्रदूषण मुक्त जीवन मिले, प्रदूषण मुक्त वातावरण मिले, स्वास्थ्य का अधिकार हो। आप समझ पा रहे होंगे ये चीज़ें, मतलब घुट घुट के ना जिए। उसके बाद हाँ, तो ये क्या मैं बता रहा था कि माना गया। साथ ही इसमें बहुत सारी बातें ऐड की गई। गोपनीयता का अधिकार हुआ, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, ठीक है, विदेश जाने का अधिकार आदि शामिल किया गया इस मेनका गांधी वाद में। ठीक, ये सारी बात है। उसके बाद बात की जाए तो संपत्ति के अधिकार को ये मैं बता चुका हूँ। संपत्ति का अधिकार जो अनुच्छेद 21 में, मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 21 में वर्णित था और 19 में भी वर्णित था, इनको मौलिक अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 300 में डाल दिया गया और इसको क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। और ये बातें मैं बता चुका हूँ 19(1) क, ठीक है, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज क, इसमें क्या बात की गई है? वाक अर्थात स्पीच एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये बातें मैंने बताई हैं। तो इसी के अंतर्गत ये चीज़ें भी आ जाती हैं, समाचार पत्रों की स्वतंत्रता या फिर सूचना का अधिकार। ठीक है ना, ये दोनों जो बातें हैं इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। 19(1) क में निहित माना गया है ये जो स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता का जो अधिकार है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये बताना मैं भूल गया था, या ध्यान रख लीजिएगा। अनुच्छेद 25 मैंने बताया था। अनुच्छेद 25 में क्या बताया था कि अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता होगी। इसी के अंतर्गत जो सिख हैं, सिखों को कृपाण धारण करने या फिर पग वो पहनते हैं, सिखों को कृपाण धारण करने और रखने का अधिकार होगा, या फिर पग जो बांधते हैं उसका अधिकार होगा। ये सारी चीज़ें अनुच्छेद 25 के तहत। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, एग्जाम्पल है वो। और आगे बात करते हैं मौलिक अधिकार की। यहाँ बात करें कि वे मौलिक अधिकार जो केवल नागरिकों को प्राप्त है, अर्थात केवल भारतीयों को प्राप्त है, तो बस ये 5 अनुच्छेद आपको ध्यान में रखने हैं। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30, ये 5 जो मौलिक अधिकार हैं केवल नागरिकों को प्राप्त है, केवल भारतीयों को प्राप्त है। ठीक है, इसके अलावा जो बाकी हैं वो नागरिकों मतलब भारतीयों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। ठीक, तो जो केवल नागरिकों को प्राप्त है अर्थात केवल भारतीयों को प्राप्त है वो वाला याद रख लीजिएगा, ये कम है, बाकी हो जाएगा दोनों के लिए। अब देखिए, मूल अधिकारों को प्रवर्तनीय बनाने के लिए, मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए, इन्फोर्समेंट के लिए जो प्रादेश जारी करने का अर्थात रिट जारी करने का अधिकार है, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के पास है और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के पास है रिट जारी करने का अधिकार। मान लीजिए आपके मौलिक अधिकार को राज्य के द्वारा छीनने का प्रयास किया जाता है या फिर कम करने का प्रयास किया जाता है, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में या फिर उच्च न्यायालय में, ठीक है ना, सर्वोच्च न्यायालय में या फिर उच्च न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं, अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। ठीक है, हाँ, दोनों में डिफरेंस बाद में देख लेंगे। अभी फिलहाल देख लेते हैं कि वो कौन कौन सा रिट जारी करते हैं। एक एक करके सभी रिट को देख लेते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात कीजिए तो देखिए, आपको विशेष रूप से शब्द का जो अर्थ है वो पता करना है, यही जानना है, एग्जाम के लिए यही जरूरी है। इसका जो शाब्दिक अर्थ है, इसका जो मीनिंग है वो जानना है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये नाम से ही पता चल रहा है, जो बंदी बनाया गया है, जिसको बंदी बनाया गया है, जिसको अरेस्ट किया गया है, उस बंदी को प्रत्यक्षीकरण किया जाए, प्रत्यक्ष लाया जाए, सामने लाया जाए। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, किसका प्रत्यक्षीकरण? बंदी का, जो बंदी बनाया गया है, जिसको बंदी बनाया गया है उसका प्रत्यक्षीकरण, उसको प्रत्यक्ष किया जाए, सामने लाया जाए। ठीक है, मतलब इसको किसी ने अरेस्ट किया होगा, जिसने अरेस्ट किया है, जिसने इसको बंदी बनाया है, उसको कोर्ट की तरफ से ये ऑर्डर दिया जाएगा कि उसको 24 घंटे के भीतर कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जाए, समक्ष लाया जाए। खैर, वो तो अलग बातें हुई जो
कानूनी बातें हैं, बट इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो आप ध्यान रखिएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब ये हो गया, बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब ये हो गया कि बंदी को प्रत्यक्ष किया जाए, सामने लाया जाए। इसी को यहाँ पर मैंने लिखा है, टू हैव द बॉडी, अर्थात हिंदी में क्या बोलेंगे, हमें शरीर चाहिए। ऑप्शन में क्वेश्चन जो पूछा जाता है ऑप्शन में यही यूज किया जाता है, इसलिए मैंने ये लिखा है, हमें शरीर चाहिए या फिर टू हैव द बॉडी। ठीक है, क्वेश्चन में यही लिखकर ऑप्शन में लिखकर देता है। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात की जाए, दूसरा है परमादेश, परम आदेश, परम आदेश, मैंडेमस, परमादेश। ठीक है, ये क्या है ना, देखिए कोई भी सरकारी अधिकारी है, कोई भी सरकारी अधिकारी है, जिस कार्य के लिए उस सरकारी अधिकारी को नियुक्त किया गया है, जिसके लिए वो नौकरी करता है, जिसके लिए किसी कार्य को उसको नियुक्त किया गया है, मतलब जिस कार्य के लिए सरकारी अधिकारी को नियुक्त किया गया है, उस कार्य को करने से वो सरकारी अधिकारी मना नहीं कर सकता है। ठीक है, तो अगर वो मना करता है तो कोर्ट उसको आदेश देगा कि वह उस कार्य को करे जिसके लिए वो सरकारी अधिकारी को नियुक्त, उस सरकारी अधिकारी को नियुक्त किया गया है। समझ पा रहे होंगे, मतलब सरकारी अधिकारी को जिस कार्य के लिए नियुक्त किया गया है, अगर उस कार्य को करने से वो मना करता है तो कोर्ट की तरफ से ये ऑर्डर दिया जाएगा कि वह व्यक्ति, वह सरकारी अधिकारी उस कार्य को करे जिसके लिए उसको नियुक्त किया गया है। ठीक है ना, तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है ये ध्यान रखिएगा, इसका अर्थ है हम आदेश देते हैं, वी कमांड या फिर वी ऑर्डर, हम ऑर्डर देते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद बात की जाए तीसरे रीट की, प्रतिषेध। प्रतिषेध क्या है और उत्प्रेषण क्या है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, एक ही जैसा देखने में लगता है। देखिए मैं दोनों को एक एक करके बताता हूँ। प्रतिषेध, तो ये तो नाम से ही पता चल रहा है, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। तो ये जो रिट है ना, ये वाला जो रिट है, ये इशू किया जाता है सुपीरियर कोर्ट के द्वारा। किसको, जो नीचे वाला कोर्ट है, इन्फीरियर कोर्ट। जैसे ये वाला रिट है, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया जाएगा। किसके लिए, हाई कोर्ट के लिए जारी किया जाएगा। ठीक है, इसमें क्या बताया जाएगा, इसमें ये बताया जाएगा कि अगर मान लीजिए कि नीचे वाला जो कोर्ट है ना, अपनी अधिकारिता का, जो उसका अधिकार है उसका अतिक्रमण करता है, ठीक है ना, अपने लिमिट के बाहर जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट ये रिट जारी कर सकता है, प्रतिषेध रिट जारी कर सकता है, प्रोहिबिशन। ठीक है ना, किसके लिए, हाई कोर्ट के लिए, ताकि वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं जाए। आप समझ पा रहे होंगे। तो मतलब ये अपने अधिकार क्षेत्र से अगर बाहर जाकर काम करने का प्रयास करता है तो उसको रोकने का प्रयास कौन सा रिट करता है, प्रतिषेध। और ये सुपीरियर कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है निचले कोर्ट को। ठीक, इतना ध्यान रखिएगा, प्रतिषेध। उत्प्रेषण रिट की बात की जाए, सर्टियोररी रिट की बात की जाए, उत्प्रेषण की बात करें तो इसमें भी सुपीरियर कोर्ट के द्वारा इन्फीरियर कोर्ट को रिट जारी किया जाता है, ताकि वो, मतलब इन्फीरियर कोर्ट जो है ना, वो अपनी अधिकारिता का उल्लंघन नहीं करे, जो उसका अधिकार है उसका उल्लंघन नहीं करे, लिमिट क्रॉस नहीं करे, उसी को रोकने के उद्देश्य से इस रिट को जारी किया जाता है, उत्प्रेषण को। तो आप पूछेंगे कि इन दोनों में फिर डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस मैं बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, प्रतिषेध वाला जो रिट है ना, ये कार्रवाई जब चल रही है उसी के बीच में, उसी क्रम में ये वाला रिट जारी किया जाता है, उस कार्रवाई को रोकने के लिए, जो भी कार्रवाई चल रही है उसको रोकने के लिए प्रतिषेध रिट जारी किया जाता है। जबकि उत्प्रेषण में क्या किया जाता है, कार्रवाई पूरी हो चुकी है, इसका जो निर्णय सुनाया गया है उस निर्णय को समाप्त करने के उद्देश्य से उत्प्रेषण रिट जारी किया जाता है। कहने का मतलब ये बीच में जारी किया जाता है, ये लास्ट में उत्प्रेषण। ठीक है, उत्प्रेषण रिट जब निर्णय, मतलब कार्रवाई पूरी समाप्त हो चुकी होती है, कार्रवाई कंप्लीट हो चुकी होती है, तो उसका जो निर्णय है उसको समाप्त करने के उद्देश्य से उत्प्रेषण रिट जारी किया जाता है। इसका जो शाब्दिक अर्थ है ध्यान रखिएगा, टू बी सर्टिफाइड, मतलब पूर्णता हमें सूचित कीजिए, इन सुपीरियर कोर्ट के द्वारा बोला जाता है, पूर्णता सूचित कीजिए। ठीक है, लास्ट में अधिकार परीक्षा देख लेते हैं। अधिकार परीक्षा रिट जो है, ये वाला रिट जारी किया जाता है, कोई अवैधानिक रूप से, कोई व्यक्ति अवैधानिक रूप से इलीगली किसी सार्वजनिक पद पर बैठा हुआ है, ठीक है ना, किसी सरकारी पद पर बैठा हुआ है, तो उसके विरुद्ध जारी किया जाता है ये वाला रिट, कि किस अधिकार से आप बैठे हुए हैं यहाँ पर, किस अधिकार से आप यहाँ पर हैं। ठीक है, बाय व्हाट अथॉरिटी, किस अधिकार से, बाय व्हाट अथॉरिटी। ठीक है, तो ये शाब्दिक अर्थ ध्यान रखिएगा, अधिकार परीक्षा, बाय व्हाट अथॉरिटी, किस अधिकार से। ठीक है ना, हाँ, एक दो बातें हैं ये ध्यान रख लीजिएगा कि अब यहाँ पर देखिएगा, जैसे ये वाला बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात की जाए, तो मान लीजिए किसी को अरेस्ट कर लिया गया है, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये रिट जारी किया जाता है कि भाई 24 घंटे के अंदर उसको हमारे समक्ष प्रस्तुत किया जाए। ये ऑर्डर दिया जाता है कि हमें बॉडी चाहिए, हमें शरीर चाहिए। ठीक है, तो पर्सनली देखा जाए तो किसी व्यक्ति विशेष के लिए ये रक्षक का काम करता है सुप्रीम कोर्ट।
तो इसलिए ये वाली बात ध्यान में रखिएगा कि व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम जो रक्षक है वो कौन सा है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इस रिट इसमें सभी रिट में बात की जाए तो ये वाला जो रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है ना, ये व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये सब पूछा जाता है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के रिट में क्या अंतर है ये थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। देखिए, एक मिनट, हाँ देखिए, उच्चतम न्यायालय ये हो गया उच्च न्यायालय। तो उच्चतम न्यायालय जो रिट जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत करता है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत। तो ये ध्यान रखिएगा। उच्चतम न्यायालय की बात करें तो केवल मूल अधिकार के उल्लंघन पर रिट जारी कर सकता है, बट उच्च न्यायालय जो है मूल अधिकार के अलावा अन्य उल्लंघन पर भी रिट जारी कर सकता है। उच्चतम न्यायालय जो है रिट जारी करने के लिए बाध्य है, ठीक है, इसको रिट जारी करना पड़ेगा, बाध्य है, जबकि उच्च न्यायालय जो है बाध्य नहीं है। देखिए, उच्चतम न्यायालय की बात की जाए तो उत्प्रेषण का जो अधिकार है ना, उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के विरुद्ध उत्प्रेषण जारी कर सकता है, बट हाई कोर्ट के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है, ऐसी कोई शक्ति नहीं है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा डिफरेंस, ठीक है। एक बात, ये एक दो बातें हैं ध्यान रख लीजिए कि बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम के अंतर्गत, प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने महीने तक बंदी बनाया जा सकता है? 3 महीनों के लिए बनाया जा सकता है, ठीक है ना, बिना मुकदमा चलाए 3 महीने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम एक है, ये फैक्ट है, थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 कब लागू हुआ था, ये बस ऐसे ही यहाँ पर मैंने लिख दिया है, थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को, ठीक, 1 अप्रैल 2010 से ये लागू है। खैर, तो ये सारी बातें हैं। आगे डीपीएसपी है, तो ये सारी बातें हैं। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।